हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम और एमकॉम के एंट्रेंस की तैयारी, यानी यूजीएटी 2021 फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स और पीजीएटी 2021 फॉर एमकॉम। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो टेस्ट होता है वो एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, पेन पेपर लेकर के, और देखिएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। जितने भी सही होंगे प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और कितने जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके अच्छी से अच्छी तैयारी कराने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है अकाउंटेंसी मॉक टेस्ट पार्ट 1। आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मॉक टेस्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये जो अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट है ये बीकॉम एज वेल एज एमकॉम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी इंश्योर कीजिएगा। ज्यादा सही आंसर होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और जब आपके एग्जाम्स होंगे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय, पीएचडी एमकॉम बीकॉम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी किया है और पीएचडी भी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी करते समय पढ़ाया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और दोस्तों, अगर आप सपोर्ट कर सकें तो हमारा एक और चैनल है जो है साहिल रॉय ब्लॉग्स, उसे भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमें और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा फंड्स फ्लो टोटल डेटर्स, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो टोटल डेटर्स आते हैं वो। ठीक है। तीसरा है हमारा ऑप्शन बैलेंस शीट और चौथा है ऑप्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट जो है वो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बुलाते हैं और बैलेंस शीट पर्टिकुलर टाइम पे प्रोवाइड कराता है असेट्स और लायबिलिटी का एक स्नैपशॉट। ठीक है, बैलेंस शीट तो आप जानते ही होंगे ना कि ऐसे हम यहाँ पे असेट्स लिखते हैं सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पे हम लायबिलिटीज लिखते हैं। और यहाँ पे बैलेंस शीट हमें क्या करता है कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये हमें, जैसे कि जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं हम नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हैं 31 ऑफ मार्च। ठीक है, तो 31 ऑफ मार्च में असेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं, इसका एक हमें स्नैपशॉट देता है, मतलब एक पिक्चर हमें रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन है हमारा कि इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इनमें से कौन सा बुक कीपिंग के कंपैरेटिवली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग के बारे में आप जानते हैं कि बुक कीपिंग रिफर्स टू रिकॉर्ड कीपिंग एस्पेक्ट। बुक कीपिंग एक किताब होती है जिसमें सारे इवेंट्स, आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी इवेंट्स होता है, जो भी सामान खरीदा बेचा उधार लिया दिया जो भी है, वो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। तो बस इतना ही होता है बुक कीपिंग। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है ऑडिटिंग। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों के चारों जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि इनमें से सबसे ज्यादा ब्रॉडर कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इट इज ऑप्शन बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है और बुक कीपिंग के कंपेरेटिव बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। हमेशा याद रखिएगा, इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है।
ये नॉट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधे पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, नॉट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा है वो तो चार में से तो तीन होंगे ही होंगे, एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? पहला है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है आपका बुक कीपिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो अकाउंटिंग के सब फील्ड्स होते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन है हमारा द असेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो इन द डैश मेथड। इनमें से किस मेथड में जो असेट है उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो तक रिड्यूस नहीं होती? तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये सवाल डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है और डिप्रिसिएशन के चार अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, जिनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें असेट की वैल्यू जीरो तक नहीं कभी पहुंच पाती। पहला ऑप्शन है एन्युटी मेथड, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और चौथा ऑप्शन है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोस्तों कभी भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड में असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का असेट था, उसका 10% डिप्रीसिएशन पहले साल लगेगा, तो 10,000 रुपए डिप्रीसिएशन में चला गया, अब बचा कितना 90,000 रुपए का असेट। अब अगले साल इस 90,000 का 10% जाएगा, दैट इज 9,000 डिप्रीसिएशन में गया, अब बचा कितना 81,000 का असेट। अब इसका 10% अगले साल जाएगा तो 8,100, ऐसे करते करते कभी भी इसकी वैल्यू जीरो तक कभी नहीं पहुंचेगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। द असेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो इन written down value method of depreciation. Option C is the correct answer for the given question. Question number 5. क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इस बार सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, पिछली बार पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड। इस सवाल में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में आता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो भी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है हमारा विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेसमैन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग बिजनेसमैन नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं? पहला ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन टैक्स अकाउंटिंग, चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों बिजनेसमैन दो शब्द को जोड़ के बना है, पहला है बिजनेस और दूसरा है मैन। मैन तो आप जानते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी आपसे पूछे बिजनेस किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक बार कोई सामान बेचना बिजनेस नहीं होता, उसे आपको रेगुलर बेसिस पे बेचना पड़ेगा और जहां पे आपका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस। इन्होंने बोला अच्छा बिजनेस जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का खरीदना बेचना बिजनेस कहलाता है, बाइंग सेलिंग, ठीक है, परचेज एंड सेल। तो सवाल ये हमारा कि इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेसमैन एक्सेप्ट। जो भी बिजनेसमैन है वो इनमें से कौन सी अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करता है? तो चार ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting does a businessman accept? Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू एसरटेन द प्रोडक्शन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग? आप प्रोडक्शन कॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं लागत। ठीक है दोस्तों, लागत मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बोला कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट को अकाउंटिंग के फॉर्मेट में कैसे आप एसरटेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है टैक्स अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया जाता है, लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल का कॉस्ट, प्रोडक्शन का, प्रोसेसिंग का कॉस्ट, सारा कुछ देखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये एसरटेन करना होता है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको एसरटेन करने का काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इट इज योर लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंट्स इन विच द मॉनेटरी टर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइसेस। वो अकाउंट बताइए जिसमें जो मॉनेटरी टर्म्स है उसे हम कन्वर्ट करते हैं प्राइसेस में। तो पहला ऑप्शन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि द अकाउंट्स इन विच द मॉनेटरी टर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइसेस। मॉनेटरी टर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइसेस, मॉनेटरी टर्म्स जो है वो प्राइसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं और उसी बेसिस पे हम अपनी प्राइसेस डिसाइड करते हैं। हमारी लागत क्या है कि भैया किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में हमें अगर 100 रुपए लगे, मतलब दिस इज आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको पता कैसे चला? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर पता चला, जिसमें हमने ये देखा कि इसमें हमारा कितना लेबर चार्जेस है, कितना रॉ मटेरियल का चार्जेस है, सारे के सारे चार्जेस हमने देख लिया और देख लिया कि हमारी लागत 100 रुपए है। तो इसी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम उसे किस प्राइस पे सेल करें। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये हेल्प करता है कि आप मॉनेटरी टर्म्स को प्राइसेस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन हमारा, इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग यू प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट आप किस टाइप की अकाउंटिंग में प्रिडिक्ट करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगेन सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन था जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जा रही थी, जहां प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रही थी। हमेशा याद रखिएगा कीवर्ड है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब लागत होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो जहां प्रोडक्शन कॉस्ट की बात आएगी वहां कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आंसर मिलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा, इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज मेड। इनमें से किस अकाउंटिंग के फॉर्म में बिजनेस एक्टिविटी के जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसे की जाती है? पहला ऑप्शन सोशल अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग जहां हम बिजनेस एक्टिविटी जो भी हमने की है ना उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब सोशल अकाउंटिंग को हम सोशल अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोशल अकाउंटिंग।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, वी हैव 4 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ शेयर्स खरीद रखे हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने हर हिसाब से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो शेयर्स खरीद के, डिवेंचर्स खरीद के, बॉन्ड्स खरीद करके, ठीक है। तो वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हो गए। बी, ऑप्शन बी इज लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब वो होता है जो आपको उधार पैसा देते हैं। नॉर्मली ये बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो आपके बिजनेस के अंदर कभी भी इंटरवेंशन कर सकती है अगर आपकी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, ठीक है। और नॉर्मल भी बिजनेस में वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। और लास्ट का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, जल्दी बताइए, ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सब के सब इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ठीक है। शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि भैया आपका रिटर्न क्या है, ठीक है। लेंडर्स यही देखते हैं कि भैया आपका कितना, मतलब पिछले का सिविल स्कोर है, मतलब आपने जो पहले कहीं से उधार लिया था तो वापस किया नहीं किया, पेनल्टी तो नहीं भरा, या दिया नहीं दिया, वेव ऑफ करवा लिया, ठीक है, या क्या किया। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को टैक्स से मतलब है भाई, ठीक है, उनको अपने टैक्स से मतलब है। तो ये सारे के सारे आप जितना कमाओगे गवर्नमेंट ये देखिए भाई कितना कमाया, कितना पैसा दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी सब के सब बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग हम करते हैं ना, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहला ऑप्शन द बिजनेस, दूसरा ऑप्शन द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का जो मालिक होता है, ओनर होता है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं द बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों के एस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोल ट्रेडर हो गया, तो प्रोप्राइटर की फॉर्मेट में देखा जाता है। और कोई अगर कंपनी हो गई तो भैया बिजनेस के फॉर्मेट में देखा जाता है। तो इस हिसाब से भाई दोनों के फॉर्मेट में देखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन है हमारा द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड। तो जो डायरेक्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, मतलब अकाउंटिंग करने के जो एडवांटेजेस हैं उनमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। ये चार ऑप्शंस में से क्या चीज इंक्लूड नहीं होता एज एन एडवांटेज ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग की जो एंट्रीज करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है जो डायरेक्ट एडवांटेज है, जो सीधा सीधा आपको पता नहीं चलता। पहला ऑप्शन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तीसरा ऑप्शन एसेटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा ऑप्शन इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दोस्तों जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हम एसरटेन करते हैं प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम पता लगाते हैं। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये इंटरेस्टेड ग्रुप्स, चाहे गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, इन सब के इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो हैं उनके लिए मतलब हेल्पफुल होता है, डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है उनको। लेकिन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां बताते हैं हम? क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है? अगर जाता है तो कैसे जाता है? ठीक है, नहीं जाता, पहली बात। दूसरी चीज, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? क्या ये कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऐसे नॉर्मली हमको पता नहीं चलता। तो ये डायरेक्ट एक एडवांटेज नहीं है अकाउंटिंग करने का, बाकी तीनों एडवांटेज हैं अकाउंटिंग करने के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेथड ऑफ समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसे मॉनेटरी टर्म्स में
समराइज, क्लासीफाई और रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा मेथड होता है? व्हाट इज द मेथड ऑफ समराइजिंग एंड क्लासीफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स? मैं क्वेश्चन वापस बताता हूं आपको कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस के जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में समराइज करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कौन सा मेथड है? पहला ऑप्शन बुक कीपिंग, दूसरा ऑप्शन ऑडिटिंग, तीसरा ऑप्शन अकाउंटेंसी और चौथा ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, देखिए अगर आपने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको जानकारी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, उसे हम समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आ गया वही क्वेश्चन जहां पे डेफिनेशन की बात हो रही थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज, ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज, पहला ऑप्शन, an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। मतलब आप समझ रहे हैं, accounting is defined as, पहला ऑप्शन है, an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the results thereof। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा, a systematic and regular record of events affecting a firm with a view to obtain a clear financial picture। तीसरा ऑप्शन है हमारा, a method of ascertaining profits and loss। और चौथा ऑप्शन है हमारा, नथिंग बट बुक कीपिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको मालूम ही होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विथ, अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विथ, पहला ऑप्शन फोरकास्टिंग, दूसरा ऑप्शन मेजरमेंट, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विथ मेजरमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विथ मेजरमेंट। क्या मेजर कर रहे हैं आप? जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप मेजर कर रहे हैं कि भाई कितने रुपए का लेबर लगा, कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा, ठीक है। तो मेजरमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं? पहला ऑप्शन क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन क्वालिटी, तीसरा ऑप्शन मनी एंड चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ मनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल अकाउंटिंग पीरियड वुड बी, ठीक है, एक आइडियल अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? पहला ऑप्शन 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन 2 ईयर, तीसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, चौथा ऑप्शन 18 मंथ्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक आइडियल अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 ईयर। ये नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल हर साल, और खत्म कब होता है? 31 मार्च।
तो ये कितना टाइम पीरियड है ये दोस्तों? ये 1 ही साल तो है। तो ये आइडियल अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है हमारा, आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस डैश। फॉर्मूला याद होगा मे बी आपको, नहीं होगा तो अभी हो जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस डैश। पहला ऑप्शन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन कैश, तीसरा ऑप्शन क्रेडिटर्स, चौथा ऑप्शन बिल्स पेबल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप ये आंसर आपको मालूम होगा, इजी क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि एट व्हाट प्राइस यू रिकॉर्ड द गुड्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे आप अकाउंटिंग में जो गुड्स है उसको रिकॉर्ड करते हो। पहला ऑप्शन ऑन रियल प्राइस, दूसरा ऑप्शन ऑन नॉमिनल प्राइस, तीसरा ऑप्शन ऑन फाइनेंशियल प्राइस, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन रियल प्राइस। ठीक है, हम रियल प्राइस पे गुड्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब रियल प्राइस होता क्या है कि रियल प्राइस बेसिकली इट इज अ कॉस्ट as measured by physical labor and material consumed during production। तो रियल प्राइस क्या होता है? रियल प्राइस मैं आपको बता दूं, रियल प्राइस इज अ कॉस्ट एज measured by physical labor and material consumed during प्रोडक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रियल कॉस्ट, मैंने बता दिया रियल कॉस्ट होता क्या है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पहले 20 क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मिनिमम हम 1500 एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, मिनिमम 1500 होगा, 1500 से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए। और दिन में 2-3 वीडियोस तो आपको मिलेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और अगली चीज, आप ये कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 में से आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।